हाय दोस्तों, दिस साइड इट इज सी एस विकास वोरा और आज हम लोग CSEET के पेपर नंबर 4 करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो जब भी पहली बार आई थिंक ये वर्ड करंट अफेयर्स स्टूडेंट सुनते हैं ना, तो उन्हें उनका पहला थॉट, पहला रिएक्शन हमेशा ये होता है कि यार अब साला लॉ के साथ हम लोग को जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा। बट डोंट वरी, आई थिंक इतना डिटेल में बहुत खतरनाक वाला सब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इट विल एक्चुअली टेल यू ऑफ few things which I believe every citizen of this country should actually be knowing about their own country. So I think बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। और ऑफ कोर्स बिफोर वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, मैं थोड़ा सा ET के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। हर सब्जेक्ट का वेटेज कितना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और उसके बाद स्पेसिफिकली हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। सो जब आप ये सेशन स्टार्ट करते हैं, आई थिंक स्टार्ट विथ अ वेरी गुड सेंस ऑफ एनर्जी, स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। इसलिए मैं इतने सारे डिस्क्लेमर्स आपको दे रहा था पहले से। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। सो ये अगर आप देखते हैं, खैर ET का स्ट्रक्चर देखते हैं, सो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके ET में। पहला विच इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, 50 मार्क्स। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग इज अगेन 50 मार्क्स। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट is also 50 मार्क्स। करंट अफेयर्स अगर आप स्पेसिफिकली देखते हैं, सो दिस इज फॉर 20 मार्क्स, राइट। अब 20 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट ने आपको एक छोटी सी किताब दी है। ऑफकोर्स मैं अभी मॉड्यूल पर भी आपको लेकर चलता हूँ। और इसके जो बचे हुए 30 मार्क्स है, दिस इज बेसिकली फॉर वीवा वर्क, राइट, विच इज एंटायरली अ सेपरेट सेक्शन बेस्ड अपॉन योर कम्युनिकेशन टेस्ट, राइट। उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। सो एज ऑफ नाउ पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है, दिस इज जस्ट फॉर 20 मार्क्स। अच्छा सर, इसमें कितने क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में? इसमें एग्जाम में 15 क्वेश्चंस आएंगे। सर 15 क्वेश्चंस और वेटेज 20 मार्क्स, ये किस तरीके की कोरोलरी है? इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद 2 मार्क्स के होंगे, राइट। सो जो भी वेटेज इंस्टीट्यूट ने बताया वो क्वेश्चन या तो 1 मार्क का होगा या फिर 2 मार्क्स के होंगे। तो इसकी वजह से उन 15 क्वेश्चंस का टोटल वेटेज अगर आप देखते हैं, सो इट इज 20 मार्क्स। सो इफेक्टिवली आप लॉजिकली ऐसे देखें तो दिल बी 5 क्वेश्चंस जो 2-2 मार्क के होंगे एंड दिल बी 10 क्वेश्चंस जो 1-1 मार्क का होगा। आई थिंक ये एक सिंपल सा लॉजिक है। सो 15 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। अब अगर हम लोग मॉड्यूल की बात करते हैं कि आपका मॉड्यूल कितना बड़ा है, उसके कितने पेजेस हैं, हम लोगों को किससे पढ़ना है, अब थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सो स्पेसिफिकली हम लोग पेपर 4 करंट अफेयर्स के बारे में बात करें। पेपर 4 का अगर आप कंटेंट देखते हैं, सो दिस हैज़ 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स है इसमें। यार जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, आई हैव अ बैड थ्रोट टुडे। So पहला चैप्टर विच इज इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। नाउ दिस इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर्स, राइट। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। यही चैप्टर अगर आप देखते हो तो दिस इज लाइक 50%। आपकी पूरा मॉड्यूल जो है, यू कैन सी इट हियर, दिस इज 91 पेजेस का आपका मॉड्यूल। इसमें हर चैप्टर के बाद कुछ आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। अगर आप वो सैम्पल क्वेश्चंस के पेजेस कम कर दोगे, सो इफेक्टिवली आपकी बुक करीब करीब 75 to 80 पेजेस की बचेगी। सो बहुत ही सिंपल है यार, 20 मार्क्स है और 20 मार्क्स के लिए आई थिंक आपको 75-80 पेज पढ़ने, विच आई डोंट थिंक सो इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। नाउ सेकेंड चैप्टर आप देखते हैं इज़ फाइनेंशियल अफेयर्स। सो इसमें काफ़ी सारे नंबर्स इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, वो सब नंबर्स आपको दिए हुए हैं। थर्ड विच इज़ पॉलिटिकल अफेयर्स। नाउ इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, कौन कौन से हमारे यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर्स हैं, कौन से आपके यूनियन मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के बारे में हम लोगों ने बात की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ने में। एंड फोर्थ विच इज़ लीगल एंड अदर अफेयर्स। नाउ दिस एसेंशियली टॉक्स अबाउट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, राइट। जो थर्ड आर्म है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बात करता है अबाउट द कोर्ट सिस्टम्स और दी ट्रिब्यूनल्स या फिर लीगल सिस्टम के बारे में हम लोग अगर बात करें तो दिस चैप्टर हैज़ द कवरेज ऑफ द इंटायर लीगल एंड अदर अफेयर्स। मतलब पूरा की पूरा कोर्ट सिस्टम के ऊपर ये चैप्टर आपका बेस्ड है। सर पोर्शन हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? विल वी स्टार्ट विथ चैप्टर 1? नहीं, अगर मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा तो आप जेन्युइनली घबरा जाओगे। सो वील स्टार्ट विथ द रिवर्स ऑर्डर। वील स्टार्ट विथ चैप्टर 4 फर्स्ट, वील देन रीड 3, देन विल डू 2 एंड लास्ट में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टार्ट में अगर मैं बॉम्ब गिराऊंगा ना तो बाकी एंड तक आते आते आप थोड़ा सा घबरा जाओगे। सर ET के टोटल कितने लेक्चर्स होने वाले हैं ओनली फॉर करंट अफेयर्स? इसके ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हैं, सो दिल बी अराउंड 15 to 20 और लेक्चर्स। 20 सेशंस में हम लोग पूरा करंट अफेयर्स का पोर्शन खत्म कर लेंगे। अच्छा सर, इसके बाद क्या आप हमको MCQ प्रैक्टिस देने वाले हो? बिल्कुल, हम लोग पूरा की पूरा एक सेपरेट सेक्शन रखेंगे जिसमें वी विल एक्चुअली बी सॉल्विंग दी MCQs। मॉड्यूल
आप ऐसे देखें तो मुझे स्ट्रक्चर वाइज मॉड्यूल ठीक लगा, बट मैंने फिर भी अपने क्लास के नोट्स बनाए हैं, राइट। आपको किससे पढ़ना है? मॉड्यूल से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, बिल्कुल आपकी इच्छा है। आप मॉड्यूल में देखेंगे तो जो मॉड्यूल का कंटेंट है वो तो ऑफकोर्स मैंने नोट्स के अंदर ऐड किया है, बिकॉज दिस इज एन एमसीक्यू पेपर। किसी भी लाइन से आपकी इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, सो मैंने ये कंटेंट तो ऑब्वियसली ऐड किया। इसके अलावा जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जो मुझे एज अ सीएस स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर आओगे इसके बाद, तो आई थिंक वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है ना। सो आपका मॉड्यूल एज इट इज़ कवर्ड है, उसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने आपके नोट्स के अंदर इंक्लूड की है। सर क्या आप हमको नोट्स बता सकते हो? बिल्कुल बताऊंगा। तो ये आपके नोट्स हैं। अगर आप नोट्स देखते हो तो यार दीज आर कलर्ड नोट्स, जो यस एकेडमी ने इनिशिएटिव लिया था कि यार इस बार फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विल मेक इट कलर्ड, बिकॉज थोड़ा सा पढ़ना अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, और लाइफ इज़ कलरफुल, तो नोट्स क्यों ब्लैक एंड वाइट हो यार। तो ये इस तरीके से कुछ आपका नोट्स का स्ट्रक्चर है। इसमें काफ़ी सारी इमेज प्रेजेंटेशन है विच विल हेल्प यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे। और ये पूरा अगर आप देखते हैं तो ये आपका नोट्स का स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पर कुछ स्पेस आपके नोट्स के लिए दी हुई है, मतलब जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आप साथ साथ एटलीस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको बस ये नोट्स का प्रिंट लेना पड़ेगा अपने एंड पर। तो ये आपके नोट्स हैं। अच्छा सिरी रेड क्यों किया हुआ है? रेड मतलब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, राइट। सो हर सेंटेंस में, हर पैराग्राफ में मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब रेड में हाईलाइट किया हुआ है, सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, है ना। यार इसमें हम लोग बहुत सारी जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। आई प्रॉमिस यू, मैं हर सेशन में आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा विच आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग, राइट। मैं ऑफकोर्स व्हेन आई मेक दिस स्टेटमेंट, मैं ऐसा नहीं कि आपका पुराना नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ, बस मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। मैंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ सिविक्स। स्कूल में हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सीबीएसई में एक्चुअली वैसे ही होता था, तो सिविक्स में मैंने पढ़ा था। और जब सिविक्स की टीचर हमें ये सब पढ़ाती थी, ट्रस्ट में मेरे को अगर सबसे बोरिंग कोई टॉपिक लगता होगा ना तो सिविक्स। बट ऑफ लेट जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और पढ़ा, मतलब आई फेल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। और आज अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इफ़ आई हैव टू पेन डाउन 3 मोस्ट important and interesting acts or laws or subjects or topics, constitution would definitely be one of them। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग चीज़ें आपको बताऊंगा। अब जैसे एडवोकेट है, लॉयर है, हम लोग कहीं पर भी कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें ये सब बातें पता होगी। अच्छा, कोर्ट में आपने देखा होगा कि जो आपके सॉलिसिटर्स होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो एक ब्लैक एप्रिन पहनते हैं, राइट। तो ब्लैक एप्रिन ही क्यों पहनते हैं, और एप्रिन का कलर ब्लैक ही क्यों होता है, वो पिंक पर्पल क्यों नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। अच्छा, फिर आपने एक बेसिकली यू मस्ट हैव सीन अ वुमन बेसिकली, जो बेसिकली कांटा अपने हाथ में होल्ड करी हुई है, एंड बेसिकली दी आइज रैप्ड, राइट। तो आपने वो पट्टी बांधी हुई है, काली पट्टी बांधी हुई है, तो वो पट्टी काली क्यों होती है, और दूसरा वो पट्टी बांधी क्यों जाती है। आई थिंक ये ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगा एज वी प्रोसीड विद दिस सेशन। एंड ऑफकोर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। ये सब इसके अंदर है। बस ये कि मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि जब भी यार मैं कोई लेक्चर दूँ, जो आपकी किताबों में लिखा है अगर उससे मैं ज़्यादा कुछ डिलीवर कर पाऊँ, आई फील स्पेशल, मुझे ज़्यादा खुशी होती है। कारण जो किताबों में लिखा है वो आप शायद वैसे भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आप इतना टाइम निकाल कर, एंड इफ़ यू आर एक्चुअली वॉचिंग दिस लेक्चर, मुझे ऐसा लगता है देयर शुड बी सम एड ऑन जो शायद आपकी बुक्स में नहीं है ना। सो अब ये जो स्टार्ट का आप स्ट्रक्चर देखते हैं, मैंने हर चैप्टर में काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट आपके नोट्स में ऐड किया है जो आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सो बिल्कुल मैं इसको बहुत सिंपल लेवल पे रखूंगा, हम लोग बहुत एक्सट्रीमली एडवांस नहीं जाने वाले, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव में भी आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। तो आई थिंक वील कीप इट वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्लो, राइट। आपके पेस के हिसाब से चलेंगे, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं मेरे। सो इन केस इफ़ यू गॉट एनी डाउट्स, एनी स्पेसिफिक थिंग्स जो आप चाहते हैं कि मैं और स्पेशली एड्रेस करूँ, सो आप प्लीज़ यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट इज़ वेल, है ना। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट सेशन।
इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा रखेंगे, थोड़ा सा प्रिसाइज रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट हैज़ टू बी रियली स्पेशल, राइट, इट शुड नॉट बी बॉगलिंग, आप घबरा जाओ उसके बाद। सो बिल्कुल बेसिक बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। पहली चीज़ 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, राइट, that is celebrated as the Independence Day. A lot of people unfortunately do not know why do we celebrate 26th of January, right, गणतंत्र दिवस जिसे हम बोलते हैं। सो 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस क्या है। सो आई थिंक बस वहीं से स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो अगर आप ये यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, सो दिस इज़ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द इमेज विच इज़ दी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। और अगर सेकेंड इमेज देखेंगे, सो दिस इज़ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मतलब जिन्होंने हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, जिनके सुपरविजन में राधा ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। नाउ इंडिया हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर कहीं है तो वो भारत में है। एंड आई थिंक वी ऑल एन्जॉय दोज डेमोक्रेटिक राइट्स विच आर फुल ऑफ फ्रीडम, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम लोग बड़े शान से बोलते हैं ऑन सोशल मीडिया, वी प्लेस अ लॉट ऑफ कंटेंट, एंड एट द एंड जब हमें लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, हम लोग सिंपली उसको एक लाइन में रिप्लाई कर देते हैं, दिस इज़ माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस राइट इज़ गिवन टू बी बाय माई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और बस आई थिंक उसी कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिकली आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने एक्चुअली पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, इज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, अबाउट हिज जर्नी ऑफ हाउ ही एक्चुअली वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब उन्होंने ये लिखा तो उन्होंने दुनिया में जितने विकसित राज्य थे, जो बड़े बड़े देश थे, उन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में स्टडी की, और जो उन्हें लगा कि वो सिचुएशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एकदम फिट है, अप्रोप्रिएट है, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से ली। बहुत सारी इकोनॉमिक सिचुएशन, ऑब्वियसली जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इट वाज नॉट फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, राइट, वी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन एट दैट टाइम विथ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स वेरियस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। सो वो सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ही फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मुझे लगता है आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट respected constitutions of the entire world, and I feel very proud, right, that I am a part of this country. मैं भारत का एक नागरिक हूँ, and this happens to be the largest and the most beautifulest constitution in the world. So यहाँ पर कुछ facts मैंने constitution के बारे में लिखे हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 26 जनवरी 1950 हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं बेसिकली। सो जब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, उसके बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, पार्लियामेंट्री जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया, एंड ये देखें सेकेंड पॉइंट, इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949, राइट। सो 26 नवंबर 1949 को ये पूरा की पूरा ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ, और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त अडॉप्ट किया। एंड जब ये बात हुई कि अब इसे कब से इफेक्टिव करना है, इसे कब से लागू करना है, इसे कब से अप्लाई करना है, सो इट वाज यूनानिमसली डिसाइडेड दैट 26 जनवरी 1950 वुड बी द डेट when the constitution would actually come into force. So it was 26th of January 1950 when the constitution was adopted by the basically by the Indian government, right? And that is why 26th of January is celebrated as the Republic Day, right? So 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस क्या है, 26 जनवरी से ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज इफेक्टिव फ्रॉम 26th ऑफ जनवरी। अच्छा, ये आई थिंक कुछ 5 वर्ड्स हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एज ऑफ नाउ बस ये वर्ड्स देख लीजिए आप। इट सेज इंडिया इज़ अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन, राइट। इसमें ये 2 वर्ड्स अगर आप देखते हैं, आपका सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दोनों वर्ड्स ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब उसका प्रीएम्बल लिखा गया, तो उसमें सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक था, सोशलिस्ट और सेक्युलर फीचर्स उसके अंदर नहीं थे। सोशलिस्ट और सेक्युलर फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए इन 1976 आफ्टर एन इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया, राइट। आपने इंदिरा गांधी के सेशन में इमरजेंसी के बारे में पढ़ा होगा, जब 1976 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, एंड दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जहाँ पर हम लोगों ने
जो उस वक्त के फ्रेमर्स थे, उस वक्त के राइटर्स थे, उन्होंने इसे वाइडली क्रिटिसाइज़ किया था। ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा एट दिस पॉइंट, बट ऑफ कोर्स आगे हम लोग जाके सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट सोशलिस्ट और सेक्युलर फीचर्स उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। सो ये हमेशा ध्यान रखना, ओरिजिनली सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक फीचर्स एडेड थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वो एडेड एज अ पार्ट ऑफ द emergency which was proclaimed in India in 1976। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ें इसके अंदर ऐड की थी। तो ये बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, अब जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट देखते हैं, राइट, सो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर 2 लेवल्स पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, वी गॉट स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सेंटर के कुछ ना कुछ पावर्स हैं, स्टेट के कुछ ना कुछ पावर्स हैं। जितनी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, वही पावर स्टेट में आपके चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं। तो सेंटर के पावर्स क्या हैं, स्टेट के पावर्स क्या हैं, और कुछ मिसलेनियस पावर्स हैं, राइट। तो जितने भी पावर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से देश चलेगा, कौन कौन से पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, राइट। सो ये आपके यूनियन लिस्ट मतलब ये वो पावर्स हैं जो सेंटर एंजॉय करता है। वैसे सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय करती है। स्टेट लिस्ट में जो पावर्स दिए गए वो सारे के सारे पावर्स स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय करती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट। सो यूनियन लिस्ट के पावर्स आर एंजॉयड बाय द सेंटर, स्टेट लिस्ट के पावर्स आर एंजॉयड बाय द स्टेट। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे इनकम टैक्स फॉल्स अंडर यूनियन लिस्ट, राइट। सो जो भी इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कंपनीज एक्ट अगर आप बात करो, जैसे आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे आगे, राइट, तो ये सारे के सारे लॉज कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। व्हेन यू से सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। अच्छा, पहले हम लोग हर जगह एक्सेप्शन लिखते थे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंकफुली आर्टिकल 370 इज नाउ लिफ्टेड फ्रॉम JNK। सो अब वो सारे के सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सभी को एप्लीकेबल है, राइट। सो पहली लिस्ट विच इज सेंटर, दूसरी विच इज स्टेट स्टैम्प ड्यूटी। अब जैसे स्टैम्प इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट, तो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने का, लेवी करने का राइट किसके पास है, वो पावर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट भी पावर्स एंजॉय करता है और सेंटर भी पावर्स एंजॉय करता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो किसके पावर्स प्रिवेल करेंगे, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स प्रिवेल करेंगे ओवर द पावर्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सो 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों एक्सरसाइज करते हैं, दोनों एंजॉय करते हैं। और अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो हु विल एंजॉय पावर्स, सुपीरियर पावर्स किसके पास है, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट सुपीरियर पावर्स इन दैट पर्टिकुलर केस। आई होप दिस इज क्लियर। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, छोटी छोटी चीज़ें, इसमें बहुत घबराना नहीं है आपको, ये सब आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ जी, ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग इसमें जो चौथा आर्म है बेसिकली स्ट्रक्चर में, वो हम लोग मिस करते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज़ 3 मेन आर्म्स, राइट। पहला विच इज़ लेजिस्लेटिव मतलब गवर्नमेंट। अच्छा, अब जैसे अगर आप लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बारे में बात करते हो, सो वीव गॉट गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स। पहली विच इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी विच इज़ स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राइट, एंड वी हैव 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन से 2 हाउसेज हैं, एक है अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस। विच इज़ द अपर हाउस, राज्यसभा, है ना। अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा। विच इज़ द लोअर हाउस, इट इज़ कॉल्ड एज लोकसभा। अच्छा, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, है ना। हम लोग वोट करते हैं, इस बार हम लोगों ने मोदी जी को जिताया,
सो मोदी जी बेसिकली इज द सुप्रीमो ऑफ द रूलिंग पार्टी, राइट. सो लोकसभा के जितने भी ये बेसिकली जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इंडिया में, पूरे इंडिया को हम लोगों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग विभागों में बांट दिया. फिर वोटिंग होती है. वोटिंग के बेसिस पे जो भी इलेक्ट होकर आता है वो सारे के सारे लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं, राइट. जो आप पढ़ते होंगे ना 272 प्लस 270, बिकॉज 545 सीट्स होती है. सो व्हेन यू गॉट 272 प्लस सीट्स, राइट, सो यू गॉट मेजॉरिटी सीट्स इन योर फेवर. सो आप गवर्नमेंट बनाते हैं. तो पहला लोकसभा, और जितने भी लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राइट, वो सब मिलकर राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं. सो लोकसभा, राज्यसभा. राज्यसभा अगर आप ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर 240 प्लस 12 टोटल 252 सीट्स होती है. प्लस 12 अलग से क्यों लिखा? क्योंकि 12 सीट्स प्रेसिडेंट हैज़ गॉट द पावर्स. प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि 12 सीटों पर मतलब ये 12 सीट्स किसे हम लोग अलोकेट करेंगे. प्रेसिडेंट किस बेसिस पे बेसिकली सीट्स अलोकेट करते हैं? पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, राइट. वो कल्चरल बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से. और 240 बेसिकली लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. कैसे राज्यसभा के चुनाव अलग से क्यों नहीं होते? लोकसभा के मेंबर्स को हम ही लोग इलेक्ट करते हैं. सो ऑब्वियसली जिसे आपने इलेक्ट किया है ही बिकम्स एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट, मिलकर राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. मैं थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बाद में बात करूंगा. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब यू शुड नो. अनफॉर्चुनेटली आई कैन बेट ऑन दिस, 50-60% स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने ये सच में नहीं पता होगा कि इंडिया में प्रेसिडेंट का चयन कैसे होता है. दूसरा, इंडिया में राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं. ये हर स्टूडेंट के मन में सवाल होता है. एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा सोचता था कि लोकसभा के तो इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस क्यों नहीं होते हैं. बस ये कि वोटिंग उसकी अलग तरीके से होती है. तो मैं आपको बताऊंगा कभी, इसी चैप्टर में ज़रूर बताऊंगा. ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड आई थिंक एज एन इंडियन सिटीजन वी शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ये सब चीज़ें अपने को एक्चुअली में पता होनी चाहिए. हाँ जी. सो गवर्नमेंट 2 लेवल्स पर ऑपरेट करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस. अब जब भी कोई लॉ बनता है, राइट, तो इट इज प्रपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बिल. उस पर डिस्कशंस होते हैं लोकसभा में, लोकसभा अप्रूव करती है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा अप्रूव करती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर्स के लिए, और उसके बाद वो फाइनली नोटिफाई होता है. उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे. सेकेंड होती है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा होती है, हर स्टेट की विधानसभा होती है. उसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना. इसे आप बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो पहला आर्म लेजिस्लेटिव, दूसरा आर्म विच इज द एग्जीक्यूटिव फीचर और द एग्जीक्यूटिव फंक्शन. एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसे एग्जीक्यूट करता है, उसे इंप्लीमेंट करता है, उसे लागू करता है, राइट. सो प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बेसिकली. सेकेंड एग्जीक्यूटिव फीचर. एंड थर्ड जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है विच इज द जुडिशियल फीचर, राइट. जुडिशियल बेसिकली मीन्स द एंटायर कोर्ट सिस्टम और द एंटायर लीगल सिस्टम. अच्छा, अब जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, द फोर्थ आर्म और द फोर्थ विंग इज बेसिकली मीडिया. ये ऑफ लेट ऐड हुआ था, बट बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है दैट मीडिया हैपेंस टू बी द फोर्थ आर्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. जैसे चाइना के बारे में अभी बहुत सारे लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोरोना केसेस की एक्चुअली चाइना में कोरोना के केसेस कितने हैं. नाउ चाइना हैपेंस टू बी अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, राइट. इंडिया हैपेंस टू बी अ मिक्स्ड इकॉनमी. सो वहाँ पे इवन मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, राइट. मीडिया इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट. तो मीडिया सिर्फ वही बोलती है जो गवर्नमेंट आपको दिखाना चाहती है. दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल, a lot of economists, a lot of researchers, जो बहुत सारे ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ होती है, सब कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में रियल क्या है पता करें, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं कर पा रहा है, राइट. सो चौथा, इंडिया में अगर आप देखते हैं तो मीडिया इज़ इंडिपेंडेंट, राइट. अच्छा, आई एम श्योर सब लोगों के अपने अलग अलग व्यूज़ होंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया. कुछ लोग बोलते हैं कि NDTV सिर्फ कांग्रेस के बारे में बात करती है और इंडिया TV, आज तक, जी, ये सब बीजेपी के बारे में बात करते हैं. मुझे नहीं पता, खैर सबके अपने अपने अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज़ हैं. बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं सो मीडिया इन इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट. जैसे जुडिशरी हमारे पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई इंटरफेरेंस लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री फंक्शंस का नहीं होता है. जुडिशरी अपने
फेवर में अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली जजमेंट दे सकती है। ऑफ कोर्स इसके कुछ एक्सेप्शंस आप आगे जाकर पढ़ोगे, बट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इंडिया, उसमें किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है। लाइकवाइज मीडिया इन इंडिया इज ऑल्सो सपोजिटली और बिलीव टू बी independent, right? So this happens to be the fourth arm. ठीक है, हाँ अभी लॉ कैसे बनता है हम लोग खैर उसके बारे में बात करेंगे आगे। अभी मैं आपको बस एक छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट क्यूट सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अबाउट यू नो व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। अब ये थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे, ये मेन हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, आप जैसे ऐसे देखेंगे तो अपने यहाँ पर कोर्ट्स दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। पहला विच इज़ सिविल, दूसरा विच इज़ क्रिमिनल, राइट? सो सिविल है, क्रिमिनल है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों सिविल केसेस भी जाते हैं और आपके क्रिमिनल केसेस भी जाते हैं। सो अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, सो द एपेक्स कोर्ट और द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, द कोर्ट विथ हाईएस्ट पावर्स, जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो, हैपेंस टू बी सुप्रीम कोर्ट, राइट? सुप्रीम कोर्ट के नीचे यू गॉट हाई कोर्ट्स। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हाई कोर्ट किसी दूसरी इसके साथ टेरिटरी के साथ शेयर करते हैं। महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र गोवा हैज़ वन हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स। इन इंडिया वी गॉट 25 हाई कोर्ट्स बेसिकली। यूनियन टेरिटरीज का मैं आपको अभी बताता हूँ खैर सब कुछ। सो एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट। अच्छा, अब आप उसके नीचे देखें, सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट। नाउ इसके नीचे यू गॉट बेसिकली सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है? ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। हाई कोर्ट इज एट स्टेट लेवल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स विच इज देयर एट दिल्ली। ना अब यहाँ पर बेसिकली ये जैसे जितने भी कोर्ट्स आप देखते हैं ना, इनके दो फीचर्स होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं दो ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं। एक होता है विच इज़ कॉल्ड एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा जिसे हम बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, राइट? पहला विच इज़ कॉल्ड एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा विच इज़ कॉल्ड एज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। Now, what is original jurisdiction? What is appellate jurisdiction? जब आप कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में केस पहली बार फाइल करते हैं, राइट? पहली बार जब आप केस फाइल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे और दूसरी किसी पार्टी के बीच में कोई पैसे को लेके डिस्प्यूट हो गया, किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, राइट? मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी मेरी है, ये जो सामने वाली पार्टी ये बोल रही है कि प्रॉपर्टी मेरी है। तो मुझे जब ऐसा लगा मेरा लीगल राइट अफेक्ट हो रहा है ओवर दैट प्रॉपर्टी, आई वेंट टू द कोर्ट, मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, राइट? अब जब मैंने केस फाइल किया है, मतलब मैंने उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यूज़ किया, उस कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यूज़ किया। सो ओरिजिनल मतलब क्या होता है? व्हेन द केस इज फाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार कोर्ट में वो केस फाइल करते हैं, इट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अगर आप अपीलेट की बात करते हैं, अपीलेट मतलब क्या होता है? जब आपने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज किया। जैसे सिविल कोर्ट में सपोज आप केस हार गए, ऑब्वियसली जो पार्टी जीती वो तो अपील फाइल नहीं करती, जो पार्टी हार गई वही अपील फाइल करेगी। सो अगर आप लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गए, तो आप उस कोर्ट के ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज करते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारने के बाद, सिविल कोर्ट में हारने के बाद आप कहाँ चले गए? हाई कोर्ट में चले गए। सो इसे हम बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या है? व्हेन the order of lower court is challenged, जब आपने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया बिफोर दी हायर कोर्ट्स, इज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अभी जितने भी कोर्ट्स आप देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपका सिविल कोर्ट है, दे हैव ओरिजिनल एज वेल एज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। क्रिमिनल अगर आप देखते हैं, क्रिमिनल साइड यू गॉट मजिस्ट्रेट्स, सिविल साइड अगर आप देखोगे यू गॉट जजेस, ठीक है? सो एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। अच्छा, ये मैंने इस पर्पस से यहाँ पर ये स्पेस दी हुई, जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपको लिखना पड़ेगा इंपॉर्टेंटली, वो मैंने यहाँ पर स्पेस दी हुई है आपको।
ठीक है, अच्छा सर ये सब तो समझ में आ गया। यहाँ पर आपने ट्रिब्यूनल कुछ लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल क्या होता है? हम लोगों ने सुना भी है काफ़ी सारा, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल सुना है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सुना है, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? अब से क्या हो गया, भारत की आबादी हम सभी लोग जानते हैं, खैर राइट, आफ्टर चाइना वी द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। सो ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस, बहुत सारी डिस्प्यूट्स इंडिया में होती है, जिसकी वजह से द कोर्ट्स वर ओवरबर्डन, राइट। काफ़ी प्रेशर इंडियन कोर्ट्स पर आ गया, इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर आ गया। फिर एक पॉइंट ऐसा हुआ जब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि कोर्ट्स वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू लुक आफ्टर सो मेनी केसेस, सो मेनी मैटर्स, राइट। सो हम लोगों ने हर एक्ट में ट्रिब्यूनल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, हर एक्ट में ट्रिब्यूनल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की हम लोग बात करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 है ना, कंपनीज एक्ट की हम लोग बात करते हैं। सो कंपनीज एक्ट में आपने एक ट्रिब्यूनल बनाया विच इज कॉल्ड एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसे हम बोलते हैं NCLT, है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इस ट्रिब्यूनल को बनाने का पर्पस क्या था कि अब अगर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होती है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी और उसके किसी मेंबर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से डिविडेंड राइट, कि भाई मेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए था, नहीं मिला, या कोई डिबेंचर होल्डर होता है जिसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, केस फाइल करेगा। अपना तो सबसे पहला रिएक्शन ये होता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, मेरा हर महीने बिल आता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, 500 रुपये आता है, इस महीने कितना आ गया, 10,000 रुपये। अच्छा, वो बोले नहीं आपको भरना पड़ेगा, नहीं भरूंगा, क्या करेगा, केस फाइल कर दूंगा। पहला रिएक्शन हमेशा ही होता है, केस फाइल, सू यू बिफोर द कोर्ट, राइट। तो क्या हो गया, ये हर बार पहला थॉट ये होता है मैं केस फाइल कर दूंगा, केस फाइल कर दूंगा। तो सवाल ये आता है कि केस फाइल करोगे कहाँ? तो आपने क्या किया, हर जगह अलग अलग लॉज में, अलग अलग एक्ट्स में आपने कंज्यूमर फोरम बना दिए, आपने बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बना दिए। सो मेन ट्रिब्यूनल बनाने का पर्पस क्या था कि उस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, क्यों, कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, मैं केस कहाँ पर फाइल करूंगा, ट्रिब्यूनल में केस फाइल करूंगा। ओके, सो ट्रिब्यूनल बनाने का पर्पस क्या था कि भाई कोर्ट का जो बर्डन है उस बर्डन को आप कम कर सको, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग एक्ट्स में ट्रिब्यूनल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट में ट्रिब्यूनल है, राइट, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, कंपनी लॉ में जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। मतलब NCLT के ऑर्डर को अगर मुझे चैलेंज करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, NCLT में जाऊँगा। इसके भी ऑर्डर को अगर मैं चैलेंज करना चाहूँ तो फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो आपने हायरार्की डिसाइड कर दी हर एक्ट में। सेबी लॉज आप पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव में जाके, तो सेबी लॉज में आपने सैट बनाया, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट। तो हर एक्ट में आपने क्या किया, स्पेशली ट्रिब्यूनल्स बना दिए। ट्रिब्यूनल का मेन पर्पस क्या था बनाने का, कि मैं कोर्ट का बर्डन कम कर सकूँ और मैं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकूँ। नाउ जितनी भी कोर्ट्स हैं इंडिया में, इन्हें हम बोलते हैं जुडिशियल बॉडी। क्या बोलते हैं, जुडिशियल बॉडी। और जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं इंडिया में, इन ट्रिब्यूनल्स को हम लोग बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वाजी। क्वाजी मीन्स पार्शियल। इनके पास पावर्स हैं जजमेंट देने के, जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर्स हैं वो पावर्स ट्रिब्यूनल के पास भी है। आई रिपीट, जो पावर सिविल कोर्ट के पास है वो ही सेम पावर्स ट्रिब्यूनल के पास भी है, लेकिन ये कोर्ट नहीं है, इसलिए इन्हें हम लोग जुडिशियल बॉडी नहीं बोलते, हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। क्वाजी मीन्स पार्शियल, सेमी। ये समझ में आ रहा है? तो द टॉप यू गॉट सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सिविल कोर्ट्स अलग है, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग है, एंड बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स है। ट्रिब्यूनल्स आपने हर लॉ में, हर एक्ट में अलग अलग बनाए, स्पेशली टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर लॉ, दैट पर्टिकुलर एक्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, जब आपने फर्स्ट टाइम केस फाइल किया, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, जब आपने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया बिफोर द हायर कोर्ट, इट इज कॉल्ड एज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो यार ये सारा का सारा कोर्ट का स्ट्रक्चर था। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, अब एक एक कोर्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, ट्रिब्यूनल्स क्या है। तो ये वाला जो डिस्कशन है ये हम लोग सेकंड सेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज पहला लेक्चर है, पहला सेशन है, मैं आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बस आपको क्या करना है, ये नोट्स डाउनलोड करना है और बस इसको एक बार प्यार से रीड करना है ना। बाकी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। इनफैक्ट करंट अफेयर्स सुन के एक बार डर ज़रूर लगता है कि इसमें चेंजेस क्या होंगे, अमेंडमेंट्स क्या होंगे। आई थिंक जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं सबके सब इस लेक्चर में कवर कर लूँगा। और जो मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ, आई थिंक अगर आप इतना पढ़ लेते हो, यू
कैन हिट अ बैंग ऑन अ 20 ऑन अ 20, राइट. सो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट. आज के लिए काफ़ी है. आप सभी के टाइम के लिए, समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.